नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, बेकाबू होती जा रही है। फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। बीते 24 घंटे का जिक्र करें तो देश भर में कोरोना के मामलों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट का जिक्र करें तो यह बढ़कर 4.18% तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों की जान चली गई। तो वहीं देश में कोरोना के 2,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि 24 घंटे में 15,389 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। पिछले 9 दिनों में 6 गुना कोरोना के केस बढ़ गए हैं। ये 9 दिनों के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2,135 तक यहां पर हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें लगातार आपके सामने आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से बढ़ते दिन के साथ लगातार कोरोना के मामलों में भारी इजाफा देखने को यहां पर मिल रहा है। और इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आ रहे हैं। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, देखिए कितने बड़े अंतर के साथ यहां पर कोरोना के मामले बढ़े हैं। 2 जनवरी 33,750 और 4 जनवरी देखिए 58,097 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। वहीं 3 जनवरी का जिक्र करें तो 37,389 मामले थे। और उसके बाद अब कोरोना की ये डरावनी रफ्तार कुछ इस तरह से सामने आ रही है। और लखनऊ हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताकि हर तस्वीर आप तक पहुंचाई जा सके। कोरोना की जो डरावनी रफ्तार है, अगर उसे काबू में पाना है तो किस तरह की सावधानियां जरूरी है, ये भी वक्त वक्त पर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन से मेरे सहयोगी अमित सिंह मौजूद है, तो मुंबई से श्रेया दुबे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले लखनऊ की तरफ रुख करेंगे। अमित, क्या तस्वीर नजर आ रही है? हर दिन के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में केसेस देखे गए हैं, लगातार जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, उसके बाद तमाम रिस्ट्रिक्शन भी यहां पर लगाए गए हैं। मैं सबसे पहले तो तस्वीर दिखा दूं आपको। यहां पर देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर और देखिए आरपीएफ के जवान जो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोग जो लगातार रैंडम टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पर यात्रियों का, वो खुद यहाँ पर भी चेक अपना करवा रहे हैं, अपना रैंडम टेस्ट करवा रहे हैं। और वजह साफ है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों से मिलजुल रहा है, जिस तरीके से लोगों की ये सहायता करते हैं, लोगों को लेकर यहाँ पर आते हैं और उस कहीं ये पॉजिटिव ना हो जाए, एक डर ये भी होता है। और इसी वजह से ये खुद भी अपना यहाँ पर टेस्टिंग करवा रहे हैं। ये क्या नाम है इनका? जी, मेरा नाम पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि, अभी इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनय कुमार यादव। विनय कुमार यादव और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर लोगों का टेस्ट करवाते हैं, रैंडम टेस्ट करवाते हैं। और जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका भी रैंडम टेस्ट करवा रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम सख्ती बढ़ती गई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में 6 जनवरी यानी कल से जो नाइट कर्फ्यू है उसका टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। पहले जो टाइमिंग था रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, अब जो है रात 10 बजे से ही बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कितने लोगों को अभी तक आप लोग कर चुके हैं टेस्ट यहाँ पे? सर, हम लोग मॉर्निंग से टेस्ट कर रहे हैं 8 बजे से कंटिन्यू सर यहाँ पे लगभग डेली सर 300 से एबव भी टेस्ट हो जाते हैं। 100 एंटीजन होते हैं और सर रैंडम टेस्ट आप लोग करते हैं? यस सर, दोनों करते हैं सर। आरटीपीसीआर भी होता है और एंटीजन भी होता है। आरटीपीसीआर भी होता है, एंटीजन भी होता है। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए आरपीएफ के जो जवान हैं वो रैंडम टेस्ट यहाँ पर करवाते हुए हैं। और यहाँ तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो रैंडम टेस्ट करवाने के लिए, और ये जो जवान है, आप लोग इस तरीके से लोगों को बुला कर लाते हैं? जी सर, हमारी ड्यूटी यही है कि मतलब ये इनकी हेल्प करने के लिए, कोविड-19 वालों के लिए जो लाइन लगवाई जाती है प्रॉपर तरीके से और कोविड टेस्ट कराया जाता है। तो आप लोगों को भी डर होता है कि कहीं संक्रमित होता है? ये तो सबको लेकिन करना पड़ता है, ये तो हमारी ड्यूटी है। तो आप लोग कितने दिन पर अपना टेस्ट यहाँ पर करवा रहे हैं? सर मैं मतलब सर 1 हफ्ते बाद हम रेगुलरली करवा ही लेते हैं। रेगुलरली करवा लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं चाचा? हम सीतापुर से दवा ले आना सिविल के। अच्छा, दवा लेने के लिए आए हैं। हाँ। तो कौन से ट्रेन से आए? दवा कल यार ना दवा ले चुके हैं, घर का ले लिया, वापसी जा रहे हैं? वापसी जा रहे हैं सीतापुर। आप कहाँ से आ रहे हैं? सीतापुर से। सीतापुर से। हाँ। तो इस तरीके से सख्ती बढ़ती गई है। और जो नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग भी सबीना यहाँ पर बढ़ाया गया है। जी सबीना। बिल्कुल, कोशिश यही है इन तमाम पाबंदियों के जरिए कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर काबू पाया जा सके। हालांकि हर बीतते वक्त के साथ में मामले और आंकड़े किस तरह से चौंका रहे हैं, डरा रहे हैं, वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। तीसरी लहर आने का दावा भी इसी के साथ किया जा रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते
हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। देखिए, ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। केंद्र ने राज्यों को कई अहम निर्देश दिए हैं। केंद्र ने राज्यों से हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए होटल में कोविड केयर सेंटर बनाने को कहा है। दिल्ली में कल ही वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद आज से और पाबंदियां लग सकती हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया गया, जैसा कि जानकारी मेरे सहयोगी अमित सिंह भी यहां पर दे रहे थे। वहीं 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू यहां पर रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार का जिक्र करें तो 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और इसके अलावा जिम, मॉल, पार्क सभी यहां पर बंद होंगे। किसी भी तरह से यहां पर खुले रहने के निर्देश नहीं है, वरना जुर्माना यहां पर लग सकता है। इसके अलावा कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन की दहशत आंकड़ों के जरिए सामने आ रही है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सावधानियां उस कदर दिखाई नहीं दे रही है जैसा कि दिखाई देनी चाहिए। मास्क अभी भी लोग ठीक से मुंह पर नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसे में टेस्टिंग देखिए किस तरह से यहां पर रैंडम तौर पर की जा रही है। और इसी के साथ साथ मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग यहां पर हो रही है उतने ज्यादा मामले भी यहां पर सामने आ रहे हैं। और राज्यवार तरीके से जो पाबंदियां हैं उसकी भी तस्वीर किस तरह से नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके बाद आज से बताया जा रहा है कि कुछ और पाबंदियां यहां पर महाराष्ट्र सरकार के जरिए लगाई जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर महाराष्ट्र में आपात बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के दफ्तर में ये बैठक हो रही है। कल महाराष्ट्र में 18,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। कोरोना नियमों को और कड़ा करने को लेकर यह बैठक यहां पर की जा रही है। कोरोना पर क्या कदम उठाने हैं उस पर आखिरी फैसला सीएम उद्धव लेंगे। श्रेया हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, महाराष्ट्र पहले ही कई पाबंदियों को यहां पर झेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किस तरह की कुछ और पाबंदियां यहां पर लग सकती हैं? कहां आप मौजूद है, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि डिप्टी सीएम अजीत पवार के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है, जिसके बाद जो है आखिरी फैसला वैसे तो सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे। तो हो सकता है कुछ ही वक्त बाद हमें पता चल जाए कि और क्या कुछ कड़े नियम कानून जो है वो सरकार लगा सकती है कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर। लेकिन इस वक्त हम मुंबई के रूपारेल कॉलेज में मौजूद है। आप देख सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 3 जनवरी से पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन में तेजी ला दी है, उसे शुरू कर दिया है। और मुंबई में भी 9 बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। और जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वैसे ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब कॉलेज में ही जो है बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज के कई सारे बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद है, उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। और लगातार यहाँ पर बच्चों की जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी है। देखिए, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, तो जो सरकार है इस बारे में भी सोच रही है कि जो बच्चे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो मुंबई में 9 बड़े सेंटर्स बनाए थे जहाँ पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। लेकिन अब मुंबई के रूपारेल कॉलेज में एक छोटा सा यहाँ पर आपने देख सकते हैं कैंप लगाया और यहाँ पर कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए। तो लगातार जो वैक्सीनेशन है, टेस्टिंग है, उन सारी चीजों में जो बीएमसी है उन्होंने तेजी ला दी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने साफ तौर पर मुंबई के लोगों को ये चेतावनी दे दी है कि जिस दिन मुंबई में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए तो उसके बाद सरकार को जो है वो लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन जो है वो लगाना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो लॉकडाउन की स्थिति देखिए किस कदर यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं वो जरूर इसकी आशंका पैदा करती हुई दिखाई देती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। वहीं कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र और गोवा में सख्ती बढ़ा दी गई है। गोवा के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जान लीजिए, मुंबई की किसी भी इमारत या फिर किसी भी विंग में अगर 20% यानी कि 20% से ज्यादा कोरोना केस मिलते हैं तो उस इमारत या विंग को सील कर दिया जाएगा। यह फैसला यहां पर बीएमसी की तरफ से निर्देश के तौर पर दे दिया गया है। और अगर वहां 10 से ज्यादा कोरोना केस मिले तो उस सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया जाएगा। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद उस सोसाइटी से कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर वो जरूरी सेवाओं से जुड़ा क्यों ना हो। मुंबई के पास ठाणे महानगर पालिका भी सख्ती के मूड में है। उसने 31 जनवरी तक
पहली से 9वीं क्लास तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया है। आदेश भी दे दिया गया है। जबकि गोवा में कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स ने नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया। साथ ही वहां 26 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यह फैसला भी यहां पर सामने आ सकता है। और मुंबई में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग सकता है। मतलब कोरोना की वजह से मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थम सकती है, क्योंकि वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगर मुंबई में कोरोना के केस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह मुंबई में कोरोना फैला है, उसकी वजह से मुंबई महानगर पालिका की नींद उड़ चुकी है और ऐसे में यह फैसला यहां पर लॉकडाउन को लेकर लिया जा सकता है। जो हमारा राज्य सरकार है और जो हमारा केंद्र से आने वाले जो नियमावली है, वो कह रहे हैं कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। क्या आम क्या खास किस तरह से अब हर कोई कोरोना की चपेट में आ रहा है, जानकारी आप तक पहुंचा दे कि गायक सोनू निगम भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और बेटा निवान निगम भी कोरोना पॉजिटिव यहां पर बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। सिंगर सोनू निगम ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी कि किस तरह से वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी, उनका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गया है। सोनू निगम इन दिनों दरअसल दुबई में है और वहीं पर क्वारंटीन है। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। सोनू निगम ने बताया कि उन्हें भुवनेश्वर में परफॉर्म करना था और सुपर सिंगर सीजन 3 की शूटिंग करनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये पूरा प्लान यहां पर बदलना पड़ा। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ इस समय। काफी को पता है, काफी को नहीं पता है, बहुतों को नहीं पता है, पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। यहाँ मैं दुबई में हूँ एंड आई हैड टू कम टू इंडिया टू गेट टू परफॉर्म इन भुवनेश्वर एंड टू शूट फॉर सुपर सिंगर सीजन 3 एंड आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड एंड आई वाज कोविड पॉजिटिव। क्रूज से गोवा से मुंबई आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस क्रूज से करीब 2000 लोग साल के पहले ही दिन गोवा गए थे, लेकिन क्रूज का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद बाकी यात्रियों की जांच की गई थी, जिनमें 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद इस क्रूज को यात्रियों समेत मुंबई भेज दिया गया, जहां क्रूज में सवार करीब 1900 यात्रियों की कोरोना जांच की गई। इन यात्रियों की जांच के लिए बीएमसी की टीम पहले से ही क्रूज टर्मिनल पर इंतजार कर रही थी। मुंबई से गोवा गए इस क्रूज में जो 66 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उनमें 6 गोवा में उतर गए थे और उनका वहीं इलाज जारी है। बाकी 60 लोग मुंबई लौट आए। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। बिहार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा दें जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। 4 मंत्री बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव हैं। कैबिनेट बैठक से पहले कल सभी मंत्रियों का दरअसल कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिनमें इन 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज बिहार कैबिनेट की बैठक होनी थी, हालांकि इससे पहले ही 4 मंत्री बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव यहां पर हुए हैं। दरअसल बैठक से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट यहां पर किया गया, जिनमें बताया जा रहा है कि ये 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकले। और बिहार में कोरोना की वजह से सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। गृह मंत्रालय ने इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कोरोना को लेकर किस तरह से राज्यवार तरीके से फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। बिहार का जिक्र करें तो बिहार में भी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सख्ती यहां पर नाइट कर्फ्यू को लेकर सामने आ रही है। बिहार में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है, यानी कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लगेगा। 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाने का ये पूरा फैसला यहां पर लिया गया है, यानी कि आज 5 जनवरी है और 6 जनवरी कल से ये फैसला है। और शादी में सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही आने की इजाजत यहां पर दी गई है। बिहार में नाइट कर्फ्यू के अलावा कुछ और अहम फैसले भी लिए गए हैं और इसके पीछे की सीधी वजह है बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है और साथ ही साथ फैसले भी यहां पर लिए जा रहे हैं।
पटना के एम्स के डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पटना एम्स के 11 डॉक्टर और 3 पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सोचिए किस तरह से डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पटना के एम्स से ये पूरी खबर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इलाज कर रहे डॉक्टर्स खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बिहार में देखिए एक तरफ जहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है, बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ बिहार के एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो भी स्टाफ जो है कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर का डर देखिए दुनिया भर में है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका का हाल सबसे ज्यादा डरावना है। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जो दुनिया के किसी भी देश में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा आए मामले हैं। सोमवार को एक दिन में अमेरिका में 10,80,211 मामले दर्ज किए गए। देखिए कोरोना को लेकर लगातार जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मामले देश भर में तो बढ़ ही रहे हैं। अगर विदेशी जमीन की तरफ रुख करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा मामले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अमेरिका के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना के नए मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ रुख करें तो 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए, जो ब्रिटेन में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ यहां पर कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच में दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली सरकार पहले भी कई सख्त कदम उठा चुकी है और अब उसने सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। वीकेंड कर्फ्यू लगाने का जो ऐलान है वो कर दिया गया। दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगेगा। पूरी तरह से ये कर्फ्यू यहां पर लगाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाने का आदेश दिया गया है, यानी वहां के जो आधे कर्मचारी हैं घर से काम करेंगे, लेकिन यह आदेश जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर यह आदेश नहीं लागू होगा। बसों और मेट्रो को भी फिलहाल पूरी क्षमता से काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन उनमें यात्रा करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। मतलब बिना मास्क के अगर कोई सफर करता हुआ नजर आया तो फिर जुर्माना वसूला जाएगा और वसूला जा भी रहा है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बिहार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम बिहार से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की यह खबर है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो वहीं पर डिप्टी सीएम रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव यहां पर हुई हैं। मंत्री सुनील कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बैठक से पहले आरटी-पीसीआर जो टेस्ट किया गया था उसमें चारों मंत्रियों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है, जहां पर 2 डिप्टी सीएम जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। इनकी रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। बिहार में कई पाबंदियां कोरोना के चलते लगाई गई हैं, कई पाबंदियों पर विचार विमर्श अब भी किया जा रहा है और ऐसे में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या आम क्या खास जनप्रतिनिधि तक भी देखिए किस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में संकेत है बेहद सावधान और सतर्क होने की। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रमोहन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, सुनील कुमार जो मद्य निषेध मंत्री हैं और साथ ही भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ साथ उनके परिवार के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी जो आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी उसको लेकर सभी मंत्रियों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसमें अभी कई लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है और जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि और कितने मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं और 2 एक मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और साथ ही भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और उनके परिवार के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चंद्रमोहन, हालांकि अभी ये शुरुआती खबर है, फिर भी जानना चाहेंगे अगर कोई जानकारी है सेहत संबंधी माइल्ड सिम्टम यहाँ पर है या फिर किस तरह की हालत या स्थिति है, कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए इन लोगों को कोरोना का सिम्टम शुरू में देखा गया था, हालांकि बीच में फिर 2 दिन बाद वो खत्म हो गया था। लेकिन आज क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी और उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं और साथ ही कई अधिकारी उसमें मौजूद रहते हैं, जिसमें कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं और साथ ही जो अधिकारी होते हैं, तो जो लोग भी उसमें पहुंचने वाले थे उनका कोरोना गाइडलाइन को लेकर ये सैंपल लिया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहते हैं और ऐसे में
4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी कई ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट आना बाकी है। हो सकता है कि 1 घंटे बाद उनकी भी रिपोर्ट आ जाए, तब ये साफ हो पाएगा कि और कितने लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में एहतियात के तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा। चंद्रमोहन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अभी तो कुछ और रिपोर्ट्स का यहाँ पर आने बाकी है, ऐसे में नजर बनाए रखिएगा। और देश भर का जिक्र हम लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरी लहर आने का दावा किया जा रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र ने राज्यों को कई अहम निर्देश दिए हैं। केंद्र ने राज्यों से हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए होटल में कोविड केयर सेंटर बनाने को कहा है। देखिए, इसका फैसला इसलिए लिया जाता है या फिर ये निर्देश इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो अस्पतालों पर बोझ होता है वो यहां पर कम पड़ सके। दिल्ली में कल ही वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बता दिया गया है कि अब वीकेंड कर्फ्यू जो है वो दिल्ली वासियों को यहां पर सहना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में भी मामले लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र तो पहले नंबर पर है, ऐसे में महाराष्ट्र का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद आज से और पाबंदियां यहां पर लग सकती है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया गया है। 6 जनवरी यानी कि कल से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार से हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। किस तरह से दोनों डिप्टी सीएम जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मंत्री यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ और रिपोर्ट्स यहां पर आनी बाकी है। इसके अलावा बिहार में जिम, मॉल, पार्क जो अभी खुल गए थे वो फिर से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, कहीं पर भारी भीड़ नजर आती है तो कहीं पर टेस्टिंग की तस्वीर नजर आ रही है। और ऐसे में दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि देश भर में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते केंद्र और राज्यवार तरीके से फैसले भी सामने आ रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में यहां पर लगाया गया है, यानी कि पूरी तरह से दिल्ली बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में वहां भी कई पाबंदियां हैं। हरियाणा में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू है। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। असम की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, किस तरह से रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ये का वक्त यहां पर सामने आया है। केरल का जिक्र करें तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की ये पाबंदी यहां पर है। बिहार में रात 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है। पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। तो देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। उछाल वही बड़े आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा है जो कि आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे का जिक्र करें यानी कि महज एक दिन में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कि 58,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स पिछले 24 घंटे में सामने आई है। एक बेहद बड़ा उछाल यहां पर सामने आ रहा है। पॉजिटिविटी रेट का जिक्र करें तो अब यह बढ़कर 4.18% तक पहुंच गई है, यानी यहां भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये वो मरीज रहे जो कि कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। और जो बताते हैं ये तस्वीर, ये आंकड़े हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप सभी फिर से वही सावधानी, वही सतर्कता अपनाएं जिसके चलते काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया जा सका था, लेकिन फिर से वही लापरवाही सामने आई। और देखिए कितने बड़े उछाल के तौर पर ये आंकड़े, 58,000 से ज्यादा मामले देश में कोरोना के 2,14,000 अब भी एक्टिव केस है जिनका इलाज जारी है। हालांकि 24 घंटे में 15,389 मरीज ऐसे रहे जो कि ठीक हो गए। पिछले 9 दिनों में 6 गुना कोरोना के केस बढ़े हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2,135 तक के मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। हालांकि लापरवाही जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है, वही भीड़भाड़ नजर आ रही है। लोगों का ठीक से मास्क ना लगाना, ऐसी कई तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया भी अब तक आप तक पहुंचा चुका है। और इन तस्वीरों को पहुंचाने का मकसद यही है कि आम से लेकर खास तक हर कोई कोरोना की चपेट में आ रहा है, इसलिए सावधानी कई गुना बढ़ जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पीएम मोदी का पहला ये पंजाब दौरा है। फिरोजपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी आज करने जा रहे हैं। और यही नहीं, पीएम मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी का पंजाब दौरा काफी खास माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रह सकते हैं, इसकी भी संभावना यहां पर जताई जा रही है ताकि एक संदेश यहां पर एकजुटता का दिया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा है। आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में पंजाब की सियासत में कई उछाल भी यहां पर देखे गए हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मजबूत स्थिति यहां पर करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। विकास कार्यों के जो 47,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का जो है वो नींव पत्थर रखेंगे और उसके बाद एक बड़ी जो है जनसभा, एक रैली जो है भाजपा की, उसको संबोधन करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। करीब 10,000 के करीब यहाँ पुलिस कर्मचारी चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। यहाँ जो किसान हैं, किसान संघर्ष कमेटी जो है, उनके द्वारा भी रात से ही प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी मांगों को मनवाने के लिए जो है रात भर वो जो किसान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि इस रैली को जो है नहीं होने देंगे। इसी को लेकर जो है पुख्ता प्रबंध जो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस जो है भारी बल जो तैनात किया गया है। अभी जो तस्वीरें देख सकते हैं ये बिल्कुल रैली के पास की जगह का एक तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं और भाजपा के नेता जो हैं, जहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री का आगमन का कहना कहा जा रहा है वो रहेंगे और उनके साथ जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ जो है काफ़ी जो है भाजपा के नेता भी यहाँ मौजूद रहेंगे। ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जो हैं आगे जा रही हैं और भाजपा के कई जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पंजाब के जो मंत्री हैं वो यहाँ से यहाँ जरूर मौजूद होंगे। और आज भाजपा की जो एक इस महारैली में आज भाजपा का आगाज़ हो रहा है और किसानी संघर्ष के बाद ये पहली रैली है जहाँ नरेंद्र मोदी पंजाब में आ रहे हैं और सीमावर्ती इलाके में एक बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब पहुंच रहे हैं और उससे पहले पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं आज पंजाब में अपनी बहनों और भाइयों के बीच जाने के लिए उत्सुक हूं। फिरोजपुर में एक कार्यक्रम में 42,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। पीएम मोदी ने अपने पंजाब दौरे से पहले ये ट्वीट यहां पर किया। और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, उसे सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। पंजाब सरकार सिर्फ पोस्टर लगाने का काम करती है। बॉर्डर स्टेट है पंजाब, उन्हें सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंजाब में जितना काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है वो किसी ने नहीं किया और राज्य सरकार ने सिर्फ पोस्टर लगाना और श्रेय लेने का काम किया है। और पंजाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। एक बड़ी सौगात पंजाब वासियों को मिलने वाली है। पंजाब में 42,750 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास आज पीएम मोदी के जरिए किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी शामिल नहीं होंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के ऑफिस में कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। यह फैसला यहां पर लिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के 30 राज्यों के 30,000 बच्चों को सरकारी स्कूलों में एक हफ्ते के लिए 1 से 7 जनवरी के बीच सूर्य नमस्कार सिखाया जा रहा है, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया और दलील दी कि इस्लाम सूर्य पूजा की इजाजत नहीं देता, लिहाजा किसी से जबरन सूर्य नमस्कार ना कराया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम बच्चों को इससे बचने की हिदायत भी दी। तो एक बार फिर से योग को लेकर देखिए किस तरह से सियासत शुरू हो गई है, किस तरह से ये फैसला यहां पर सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सूर्य नमस्कार का विरोध यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है।
ऐसे में मुस्लिम बच्चों को दूर रहना चाहिए और उनसे जबरन सूर्य नमस्कार आसन नहीं करवाया जाना चाहिए। रजा अकेडमी ने भी इसका विरोध यहां पर किया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद रजा अकेडमी ने भी सूर्य नमस्कार का विरोध करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि सरकार के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हो रहा है। यह सूर्य पूजा का एक रूप है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। रजा अकेडमी का यह ट्वीट यहां पर सामने आया। यह सूर्य पूजा का एक रूप है जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। दस्तूर हमको इसकी इजाजत नहीं देता कि हम गवर्नमेंटी स्कूलों में किसी ख़ास मज़हब की तालीम दें। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए तमाम गवर्नमेंटी स्कूलों में सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को नाफिज किया जाने का ऐलान किया गया है। ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है और मुसलमान बच्चे इस प्रोग्राम में हरगिज़ शिरकत न करें। ये गैर इस्लामी और गैर दस्तूरी अमल है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान के बाद बीजेपी नेता सैयद यासिर जिलानी ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ जाने के लिए है और इस तरह का बयान जारी किया गया है कि सनातन परंपरा में सूर्य नमस्कार एक ऐसी पूजा पद्धति है जिसको एक ज़माने से इस संस्कृति और हमारे भारतीय संस्कार का सूर्य नमस्कार हिस्सा है। हमने कई बार इससे पहले भी सूर्य नमस्कार को लेके अपनी बात रखी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा जो इस वक्त का चेहरा है वो चेहरा सरकार के विरोध खड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब ही है सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के किसी भी कार्यक्रम के ऊपर टीका टिप्पणी करना। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रजा अकेडमी को सूर्य नमस्कार पर दिए बयानों पर उन्हें घेर लिया। सूर्य नमस्कार के विरोध करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो सूर्य के बिना एक पल भी रह सकते हैं? उनको अल्लाह मियां भी नहीं बचा पाएगा। हमें गर्व है कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन उसका विरोध करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? अरे चांद का पूर्वज कौन है? चांद को ऊर्जा देने वाला कौन है? कुछ तो कृतज्ञता सीखो। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फर्जी फतवा फैक्ट्री की एक और फुलझड़ी है। ये दुनिया जानती है कि सूर्य नमस्कार से एनर्जी मिलती है। ये जो है ये फर्जी फतवा फैक्ट्री है। इस फर्जी फतवा फैक्ट्री की एक और फुलझड़ी है। अब मुझे मालूम नहीं कि इनको जो है वो सूर्य से एलर्जी है या नमस्कार से एलर्जी है। ये तो उनकी कुंद बुद्धि बताएगी कि उनको एलर्जी जो है सूर्य से है कि नमस्कार से है। लेकिन जहां तक सवाल है, सूर्य हो या नमस्कार हो, ये दोनों एनर्जी देते हैं। इस बात को दुनिया ने जान लिया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखिए किस तरह से अब सूर्य नमस्कार आसन का विरोध यहां पर कर रहा है, क्योंकि सूर्य नमस्कार आसन के प्रस्ताव को लेकर यहां पर जो कार्यक्रम आने वाला है उसे लेकर रजा अकेडमी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध सामने आ गया है कि सूर्य नमस्कार इस्लाम के तहत इजाजत नहीं देता है, इसलिए मुस्लिम बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए, उनसे जबरन सूर्य नमस्कार आसन नहीं करवाया जाना चाहिए। रजा अकेडमी ने भी विरोध के स्वर यहां पर ऊंचे किए हैं और साथ ही साथ कहा है कि सूर्य नमस्कार आसन इस्लाम के लिहाज से सही नहीं है, इस्लाम जो है इसकी इजाजत यहां पर नहीं देता है, जिसके चलते मुस्लिम बच्चों को इससे दूर रहने और रखने की हिदायत दी गई है। सवाल यही उठता है कि आखिर सूर्य नमस्कार आसन को लेकर आखिर क्यों ये विरोध यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक आसन है। और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। तो इस्लाम में इजाजत ना होने का हवाला यहां पर दिया गया है। सूर्य नमस्कार आसन का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो अभी सामने ही आया है और इसे लेकर देखिए किस तरह से विरोध जो है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहां पर सामने आ रहा है, जिसमें रजा अकेडमी भी अब शामिल हो चुका है
और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसका सीधे सीधे विरोध कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जब जब योग का जिक्र आया है, खासतौर से सूर्य नमस्कार आसन का जिक्र आया है, विरोध इससे पहले भी किया जाता रहा है कि मुस्लिम जो लोग हैं उसे दूर रखा जाए। और अब जब प्रस्तावित कार्यक्रम में जिन बच्चों को यहाँ पर शामिल होना है उन्हें भी दूर रहने की हिदायत दी गई है कि इससे दूर रहा जाए, ये हमारे इस्लाम में इजाजत नहीं दी जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये दलील देखिए दी जा रही है, इसलिए मुस्लिम बच्चों को इससे दूर रहने की हिदायत दी गई है, साथ ही उन्हें दूर रखने की हिदायत दी गई है। और इसके बाद रजा अकेडमी ने भी ट्वीट करके अपना विरोध इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दर्ज किया है। सूर्य नमस्कार आसन जिसके एक नहीं कई फायदे यहां पर खुद जितने भी योग विशेषज्ञ हैं वो बता चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स बता चुके हैं, लेकिन इसे धर्म के लिहाज से देखना क्या वाकई आपको जायज नजर आता है? हालांकि हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि सूर्य नमस्कार आसन योग का एक सबसे अहम आसन है, एक हिस्सा है, ऐसे में इसे धर्म से आखिर क्यों जोड़कर देखा जाता है? इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी जाएगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 के संदीप बोल की ये खबर है। विपिन रावत जिन्हें हमने यहाँ पर खो दिया हेलीकॉप्टर हादसे में, उसके बाद 8 दिसंबर 2021 को ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ था। लेकिन किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद जो जांच रिपोर्ट है वो यहाँ पर सामने आई है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रक्रिया के तहत यहाँ पर सौंपा जाएगा। संदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी? बिल्कुल सबीना, देखिए आज 11 बजे का समय तय था, यानी कि अब घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त बैठक चल रही है। जो एयर चीफ है वो इस वक्त रक्षा मंत्री को उस पूरे एपिसोड के बारे में जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आखिर कॉज ऑफ जो क्रैश है वो क्या था। क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, तो उसकी रिपोर्ट भी जो है वो सौंप सकते हैं। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि आज जो है रक्षा मंत्री को लखनऊ जाना, तो उससे पहले 11 बजे से जो है इस ब्रीफिंग के की जानकारी थी, और सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो सौंप सकते हैं। आखिर सीडीएस के उस हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह क्या थी, किस वजह से वो क्रैश हुआ, और क्या वाकई कोई मानवीय भूल थी या मशीन की गड़बड़ी थी या फिर मौसम था। अब जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर उसके बारे में जानकारी भी दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक इस वक्त जो है रक्षा मंत्री को उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में, उस हादसे के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए आपका। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 के संदीप बोल की ये पूरी खबर है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वायुसेना प्रमुख रिपोर्ट यहां पर सौंपेंगे। 8 दिसंबर 2021 को जो हादसा हुआ उसकी ये पूरी रिपोर्ट यहां पर सौंपी जाएगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी इसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से विकसित कर सकता है। हमें देश के कोने कोने से कुछ ऐसे युवा बच्चे मिले जो हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में अपनी प्रतिभा से आपको हैरान कर देंगे। और आज हम आपको दिल्ली के माणिक्य सांगी से मिलवाते हैं। दिल्ली के माणिक्य सांधी 13 साल में ही उस्ताद हैं। वो कल्पनाओं को कागज पर हूबहू उतारने में माहिर हैं। माणिक्य का जीवन एक तरह से चमत्कार ही है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद उन्हें 17 दिन तक आईसीयू में रखा गया और कई ऑपरेशंस किए गए। उनके माता पिता ने उन्हें बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए, और आज 13 साल का उपन्यासकार माणिक्य उनके लिए सबसे अनमोल हीरा है। He's a fighter. Because to see from where he's come from his birth, from the multiple issues that he had, to this stage today, where I can see him excelling and fighting and learning on his own in everything that he does. It's really amazing. कई साल से कहानियां गढ़ रहे माणिक्य अब धारावाहिक उपन्यास लिख रहे हैं। First of all, when I write a good story, I myself feel proud of myself that I have written a good story. More or less, it just gives me a lot of satisfaction and joy on an overall note.
to write books. माणिक्य सीरीज लिखने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के उपन्यासकार हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स ने द विजर्ड ऑफ सनसनाडिया के लिए उन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। 2021 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें सुपर टैलेंटेड चाइल्ड 1 in a million के रूप में सम्मान दिया। माणिक्य के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।